Hi everyone, it's me Anjali Verma, your educator and welcome to my channel Study Warehouse। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है फॉर क्लास 12th। बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मैंने भी अपने क्लास 12th में करी थी, तो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि आपको वो मिस्टेक्स नहीं करनी है और बाकी ऐसी कुछ मिस्टेक्स है जो मैंने तो नहीं करी थी बट बाकी जो टॉपर्स भी होते हैं या एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो जरूर ये मिस्टेक्स करते हैं। तो सारी मिस्टेक्स एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग लेट। आप लोगों को स्टार्टिंग से ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आप लोग अक्टूबर आ गया है तब पढ़ रहे हो, बिकॉज फिर लास्ट में बहुत ज्यादा बर्डन आपके ऊपर हो जाता है। मैंने स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे से पढ़ा था तो मेरे ऊपर ना लास्ट में बर्डन नहीं आया, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो लास्ट में पढ़ना शुरू करते हैं जिसकी वजह से काफी बर्डन आ जाता है। तो आपको पहले से ही स्टार्टिंग से पढ़ना है। चलो कोई बात नहीं, अगर आपने मे भी वेस्ट कर दिया है दैट इज फाइन, बट अब जून से आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर देनी है। सेकेंड इज रिग्रेट। पहले बहुत सारे बच्चे लेट स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद रिग्रेट वाली फीलिंग आती है। बहुत बच्चे अभी ये भी सोच रहे होंगे कि हमें मार्च से ही स्टार्ट कर देना चाहिए था, बट अभी हम जून से स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा लेट हो गया है। तो ये जो रिग्रेट वाली फीलिंग होती है ना कि काश हमने ये कर दिया होता, काश हमने पहले से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया होता, तो ये जो फीलिंग है इसको अवॉइड करना है, रिग्रेट नहीं करना है। जब से भी आप स्टार्ट कर रहे हो जस्ट डिसाइड कि हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे एंड दैट इज ऑल यू हैव टू डू। ठीक है, चलो उसके बाद है कंपैरिजन। बहुत सारे बच्चे खुद को कंपेयर करने लगते हैं दूसरे स्टूडेंट से कि यार मैं तो अभी फर्स्ट चैप्टर पर ही हूँ या मैंने स्टार्ट नहीं करा है, बट दूसरे स्टूडेंट ने तो 10 चैप्टर्स कर लिए हैं। ऐसा होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर उस बच्चे ने 10 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं तो वो अच्छा स्कोर करेगा ही करेगा, ऐसा डेफिनेट नहीं होता है। इसीलिए आप लोगों को कभी भी ना खुद को कंपेयर नहीं करना है। बहुत बार ये कंपेरिजन डीमोटिवेशन के टुवर्ड्स जाता है कि हम सोचते हैं कि यार हमने तो कुछ भी अभी स्टार्ट नहीं करा है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऑन दी अदर हैंड वो दूसरा बच्चा है जिसने इतना सब कुछ कर लिया है तो ऑब्वियसली टॉप वही करेगा। या फिर कई बार ना बहुत ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि दूसरे बच्चे को देखो उसने तो कुछ नहीं पढ़ा है बट ऑन दी अदर हैंड मैंने तो 2-3 चैप्टर्स कर लिए हैं, विच मीन्स मैं राइट ट्रैक पर हूँ और मैं तो डेफिनेटली टॉप करने वाली हूँ। तो दोनों फीलिंग्स आपको नहीं लानी है। दोनों तरीके से आपको खुद को कंपेयर नहीं करना है, ना ही पॉजिटिव वे में ना ही नेगेटिव वे में, बिकॉज एवरी स्टूडेंट हैज हिज और हर ओन जर्नी, है ना। तो हमें कंपेयर नहीं करना है कि हमने इतना कर लिया है उसने इतना कर लिया है। जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ कि आपने कितना अपना टाइम लिमिट अपने लिए सेट कर रखी है कि मुझे इतना सिलेबस कितने टाइम में कंप्लीट करना है और क्या मैं कर पा रही हूँ या फिर नहीं। ठीक है, उसके बाद है डिटेल लेक्चर्स। अब ये जो डिटेल लेक्चर्स है ना ये काफी बेनिफिशियल होते हैं फॉर अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स। जैसे कि अगर आप फिजिक्स में डिटेल लेक्चर्स देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, केमिस्ट्री में डिटेल लेक्चर्स देख रहे हो बहुत अच्छी बात है। बट बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, जो सिंपल सब्जेक्ट्स भी होते हैं, वी हैव हिंदी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, उसके लिए बहुत ज्यादा डिटेल लेक्चर्स देख लेते हैं एंड वहां पर हमारा टाइम वेस्ट होता है। जैसे इंग्लिश में आप समरी देख लो या फिर आप चाहो तो मैक्सिमम 1 घंटे के जो लेक्चर्स आते हैं उनको देख सकते हो। बट जो बच्चे 3-4 घंटे के इंग्लिश के लेक्चर्स देखते हैं वो काफी ज्यादा टाइम वेस्टेज होती है। इससे बेटर आप क्या कर सकते हो, आपने समरी वगैरह सब देख ली है, खुद से रीडिंग करो, जो भी न्यू वर्ड्स आ रहे हैं उनके आप मीनिंग्स ढूंढो। तो आपका जो टाइम वहां पर वेस्ट होना था 3-4 घंटे के लेक्चर में वो वहां पर एक तो सेव हो गया और बाकी का जो टाइम है आपने इन्वेस्ट कर दिया अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने में। सो डिटेल लेक्चर्स डेफिनेटली आपको देखने हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए जहां पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है, बट जो सिंपल सब्जेक्ट्स है वहां पर हमारे जो वन शॉट्स है उनसे काम हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। स्टार्टिंग विद डिफिकल्ट टॉपिक्स। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बेसिक्स तो आते नहीं है बट स्टार्ट कर देते हैं डिफिकल्ट टॉपिक से, फिर कहते हैं कि यार ये डिफिकल्ट है, ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा है। कैसे होगा अगर आपने बिल्कुल एक डिफिकल्ट टॉपिक से स्टार्ट करा है। सो यू हैव टू स्टार्ट विद द इजी टॉपिक्स, और हर चैप्टर में हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई इजी चैप्टर या इजी टॉपिक तो जरूर होता है, तो आपको उससे ही स्टार्ट करना है। डोंट जस्ट डायरेक्टली जंप ऑन टू द डिफिकल्ट टॉपिक्स और द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। इजी से स्टार्ट करो, देन मूव ऑन टू द मीडियम लेवल एंड देन टू द डिफिकल्ट लेवल। ठीक है, उसके बाद है बहुत सारे बच्चे ना स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, वो सब कुछ पे फोकस करते हैं कि हम लोग यार सब कुछ ही पढ़ लें, बट जो मेजॉरिटी होता है, जैसे आप लोगों ने 80-20 रूल सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बता देती हूँ। 80% जो मार्क्स होते हैं वो 20% ऑफ द सिलेबस से ही आ जाते हैं, और ये 20% ऑफ द सिलेबस क्या है, इंपॉर्टेंट वाला। तो आपको सब कुछ पढ़ना है डेफिनेटली, बट यू हैव टू फोकस मोर ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स।
ये होगी हमारी स्मार्ट स्टडी, ये होगा हमारा स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना है। जो बच्चे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस नहीं करते हैं, लास्ट में जाके वो रिग्रेट करते हैं। उसके बाद टाइम टेबल। अब ये वैसे एक मिस्टेक भी नहीं कहूंगी, बट ये मिस्टेक कब होती है वो मैं बताती हूँ। बहुत सारे बच्चे ट्राई करते हैं टाइम टेबल बनाने का, बट उनसे ना एक्चुअल में टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है, बिकॉज वो काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बनाते हैं कि एग्जैक्टली 3 से 4 बजे तक मुझे ये करना है, देन सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर मुझे ये पढ़ना है, फिर मुझे ये करना है, सो एंड सो। वो अनरियलिस्टिक टाइम टेबल्स कभी भी हमसे फॉलो नहीं हो पाते हैं ऑन अ डेली बेसिस, बिकॉज ऑब्वियसली एवरी डे इज डिफरेंट, है ना। आज मान लो मुझे कुछ होमवर्क एक्स्ट्रा करना पड़ गया, तो वहां पर थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, तो जो मैंने एक्चुअल टाइम टेबल बनाया था वो कभी फॉलो नहीं हो पाएगा, है ना। ऑन अ डेली बेसिस यू कैन सी कि हर दिन कुछ ना कुछ नया हो जाता है, कोई ना कोई नई चीज हो जाती है, तो हम एक्चुअल में जो टाइम टेबल हमने बनाया होता है उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। सो रादर देन द टाइम टेबल आई ऑलवेज प्रेफर टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट में आपको सुबह उठते ही या फिर एक दिन पहले लिख लेनी है सारी ही चीजें कि आपको दूसरे दिन क्या क्या चीजें करनी है। लाइक लेट्स सपोज, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मुझे कल स्कूल जाना है, देन आई हैव टू डू सम होमवर्क, या फिर मेरे को कोई असाइनमेंट बनाना है, या फिर मुझे फिजिक्स का ये वाला चैप्टर, ये वाला टॉपिक पढ़ना है, मैथ्स का ये वाला पोर्शन पढ़ना है, एंड दैट इज इट। बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक नहीं है कि मैं इजीली कर सकती हूँ। फिजिक्स और मैथ्स मैंने 2 सब्जेक्ट्स ही लिए हैं, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये पढ़ना है, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू मेक अ टू डू लिस्ट रादर देन अ टाइम टेबल। दिस इज बेटर, क्योंकि टाइम टेबल ऑन अ डेली बेसिस फॉलो नहीं हो पाते हैं, बट टू डू लिस्ट आपने एक दिन पहले ही बना रखी है, सो यू नो कि नेक्स्ट डे आपको एग्जैक्टली क्या क्या चीजें करनी है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। टाइम टेबल डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे फॉलो कर पाते हैं, बट आई एम टेलिंग फॉर दोज पीपल जिनसे बिल्कुल फॉलो नहीं होता है, या जिनका जो भी रोज का डे है वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, जैसे मेरे दिन में होता था, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को टू डू लिस्ट तो डेफिनेटली बनानी ही बनानी है कि नेक्स्ट डे या फिर सेम डे आपको क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। फिर उसके बाद एक और मिस्टेक है, दैट इज मल्टीटास्किंग, कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि आज तो सारे सब्जेक्ट्स में एक साथ पढ़ लूंगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। दैट इज अगेन वेरी अनरियलिस्टिक, क्योंकि आप एक दिन में आप स्कूल भी जा रहे हो, आप घर आके होमवर्क भी कर रहे हो, दिन में भी बहुत सारे बच्चे कोचिंग्स भी जा रहे हो, तो सब कुछ एक साथ करना पॉसिबल नहीं होता है ना। हम इतने सब के बाद सारे के सारे सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ लिए, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसीलिए आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि बस मल्टीटास्किंग अगर हम करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, नहीं। यू सिंपली हैव टू डिसाइड कि आज मुझे 2 सब्जेक्ट्स लेने हैं। तो मैं हमेशा वैसे एक ही सब्जेक्ट प्रेफर करती थी कि अगर मुझे आज पढ़ना है तो मैं अच्छे तरीके से सिर्फ कंप्लीटली मैथ्स पे ही या सिर्फ फिजिक्स पर ही फोकस करूंगी। बट आप लोग चाहो तो 2 सब्जेक्ट्स ले सकते हो एक दिन के। पॉसिबल होता है, सुबह आपने मान लो कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, शाम को दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, सो इस तरीके से इजीली मैनेज हो जाता है। बट इससे ज्यादा सब्जेक्ट्स अगर आप लोगे तो थोड़ा सा मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है, हम एक सब्जेक्ट को प्रॉपरली जस्टिस नहीं दे पाते हैं। सो आई होप ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट इज नॉट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। दे ओनली फोकस ऑन द वन शॉट, कि वन शॉट लेक्चर तो हमने देख लिया है, विच मीन्स चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। सो दैट इज अगेन अ रेड फ्लैग, ठीक है। आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रैक्टिस करने ही करने हैं, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी नहीं आती है, थ्योरी से ज्यादा अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। वी हैव एमसीक्यूज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, है ना, इतने सारे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो वी नीड टू फोकस मोर एंड मोर ऑन द क्वेश्चंस रादर दैन जस्ट थ्योरी, ठीक है। उसके बाद आंसर राइटिंग। बहुत सारे बच्चे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, तो उन्हें एग्जैक्टली पता ही नहीं होता है कि हमें मार्क्स कैसे ग्रैब करने हैं, किस तरीके से आंसर्स को प्रेजेंट करना है, क्या क्या चीजें लिखनी है अगर हमें फुल स्कोर करना है। तो ये मिस्टेक्स मैं भी करती थी, जिसकी वजह से मेरे ना पहले से कभी फुल मार्क्स आते नहीं थे, बट ये मिस्टेक्स को मैंने ओवरकम करा, मैंने सुधारी, एंड आंसर राइटिंग की प्रॉपरली मैंने प्रैक्टिस करी, जिसकी वजह से मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में ही। तो ऑब्वियसली अगर आपको फुल स्कोर करना है या इवन अच्छा स्कोर करना है, सो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, बट वी जस्ट मेंशन सिंपल थिंग्स, जैसे कोई फॉर्मूला हो गया या उससे रिलेटेड मुझे कोई टॉपिक आता है, इफ यू मेंशन ऑल दीज थिंग्स ना, तो हमारे मार्क्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, टीचर्स उस चीज को कंसिडर कर लेते हैं एंड हमें मार्क्स मिल जाते हैं। सो आई होप दिस थिंग इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट इज नॉट मेकिंग द नोट्स। देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो नोट्स नहीं बनाते हैं, दे जस्ट थिंक कि हमने पढ़ तो लिया ही है, लास्ट में देख लेंगे। बट नोट्स ना लास्ट मिनट रिविजन के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, बिकॉज एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले वी कैन नॉट स्टडी ईच एंड एवरीथिंग, है ना। हम लोग सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं कि अगर मैंने कोई टॉपिक रेफरेंस से पढ़ा था, कोई एनसीईआरटी से, कोई यूट्यूब के लेक्चर से, वो सारी चीजें हम वापस से नहीं कर सकते हैं।
नोट्स अगर आपने बना रखे हैं तो ऑब्वियसली सब जगह से जो आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी उसको खुद से आपने अपनी लैंग्वेज में लिख रखा है, सो ऑब्वियसली नोट्स आर मच बेटर फॉर लास्ट मिनट रिविजन। तो नोट्स अपने खुद के हैंड रिटन डेफिनेटली आप लोग बनाना, एंड देन इज कीप रिवाइजिंग, बिकॉज बहुत बार हम लोग रिवाइज नहीं करते हैं तो हम लोग लास्ट मोमेंट पे वो चीज भूल जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहते तो वो चीज हमें बेटर तरीके से रिकॉल हो सकती थी, इसीलिए रिवीजन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड लास्ट इज नॉट एनालाइजिंग द सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। अभी सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स फॉर 2025 बोर्ड्स रिलीज नहीं हुए हैं, जैसे ही होंगे आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो जहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगी कि क्या हमारा एग्जैक्ट पैटर्न है, क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एग्जैक्ट पैटर्न ही नहीं पता होता है। अगर पैटर्न ही नहीं पता है तो उस हिसाब से हम प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। वैसे तो लास्ट ईयर का जो पैटर्न है उसमें एमसीक्यूज भी हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, तो इतने सारे टाइप के क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई भी चेंजेस होते हैं सो आई विल डेफिनेटली लेट यू पीपल नो, बट तब तक के लिए जो लास्ट ईयर का सैम्पल पेपर था उसके हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन करो। जितने टाइप के क्वेश्चंस हैं उन सारे टाइप के क्वेश्चंस को डेफिनेटली प्रिपेयर करो। एंड बस इतनी ही चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी इस वीडियो में। आई होप ये जितनी भी चीजें मैंने स्टार्टिंग से लेके अभी तक आपको बताई हैं सारी समझ में आ गई होंगी। Still, in case you have any doubt or any query, you can definitely leave it in the comment box below. I will try my best कि मैं जल्द से जल्द रिप्लाई कर सकूं। So that is it यार, हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना एंड ऑल द वेरी बेस्ट।